नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाजवाला लेकर आया हूँ विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित कई कहानियों का एक अनोखा मिश्रण। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है जूलियस सीजर। रोमन परंपरा के अनुसार 15 फरवरी विकास तथा समृद्धि का दिन लुपरकेलिया के नाम से जाना जाता है और संयोगवश आज 15 फरवरी ही थी। इस शुभ दिन जूलियस सीजर पाम्पी को पराजित करके वापस रोम लौट रहा था। वहां के निवासियों को एक तो अपने इस पवित्र त्योहार की प्रसन्नता थी और दूसरे उन्हें सीजर की विजय की सूचना मिल गई थी। इसलिए वहां के कुछ लोग ज्यादा ही प्रफुल्लित थे। वे जूलियस सीजर को देखने की इच्छा से अपने अपने काम बंद करके सड़क के दोनों ओर इकट्ठे हो गए थे। किंतु रोम के दो प्रतिनिधि फ्लोवियल और मार्लस जूलियस सीजर की इस विजय से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। जब उन्होंने सड़कों के दोनों ओर इकट्ठी भीड़ को देखा तो उन्होंने उस भीड़ में घुसकर इसका कारण पूछना आरंभ कर दिया। सबसे पहले फ्लोवियल आगे बढ़कर एक आदमी से बोला, तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, निठल्ले कहीं के, अपने अपने घर वापस जाओ। क्या आज तुम्हारी छुट्टी का दिन है? जवाब दो मुझे। तुम लोग मजदूर हो, क्या तुम्हें अपना काम छोड़कर इस तरह सड़क पर घूमना शोभा देता है? फिर फ्लोवियल ने एक व्यक्ति को पकड़कर उससे पूछा, बता बे, तू क्या काम करता है? वह व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए बोला, सरकार, मैं बढ़ईगिरी का काम करता हूँ। तभी मार्लस ने क्रोधित नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो फिर तेरा लकड़ी नापने का पैमाना कहाँ है? और यह नए नए वस्त्र पहनकर तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? फिर मार्लस ने दूसरे नागरिक को पकड़कर कहा, और तुम क्या काम करते हो? यहाँ पर किस लिए खड़े हो? दूसरा व्यक्ति कहने लगा, सरकार, मैं तो एक नया दस्तकार हूँ, मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगे? उसका जवाब सुनकर मार्लस झल्ला गया। वह बोला, लेकिन तुम्हारा पेशा क्या है? मुझे साफ साफ बताने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? उस व्यक्ति ने डरते हुए बताया, हुजूर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझसे नाराज ना हो। मैं हकीकत में खराब कलों की मरम्मत करता हूँ। बदमाश कहीं के, अपना पेशा बता। मार्लस ने क्रोधित होते हुए कहा, बोल, क्या करता है तो दुष्ट? हुजूर, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मैं जूतों के तले लगाता हूँ, उसने सहमते हुए बताया। अच्छा, तो तुम मोची है, फ्लोवियल ने कहा। आपने बिल्कुल सही पहचाना हुजूर, मैं जूते गांठ कर ही अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। जितने भी व्यक्ति जूते पहनते हैं वे मेरे ही हाथों के बने होते हैं। तब फ्लोवियल ने अकड़कर पूछा, लेकिन आज तूने अपनी दुकान क्यों नहीं खोली? तू क्यों इन निठल्लों के साथ सड़कों पर आवारगी कर रहा है? मोची बोला, बात यह है सरकार कि मैं इनके जूते घिसवा रहा हूँ, जिससे मुझे और भी अधिक काम मिल जाए। अब ये सच बताता है या दूं? फ्लोवियल गुर्राते हुए उसकी तरफ झपटा। बताता हूँ हुजूर, वह डरते हुए कहने लगा। हुजूर, बात यह है कि आज हमने सीजर की रोम वापसी की खुशी में छुट्टी कर ली है। तुम सीजर के आने की खुशी क्यों मना रहे हो? फ्लोवियल क्रोध से भड़क कर बोला, सीजर कौन सा लूट का माल तुम्हें हिस्सेदार बनाने वाला है? सीजर कौन सा लूट के माल में तुम्हें हिस्सेदार बनाने वाला है? तुम सब के सब कितने मूर्ख हो, जाओ यहाँ से। तभी वे दोनों भीड़ को अपनी तरफ मुखातिब होते हुए बोले, कैसे हो तुम लोग? कल तक तो तुम लोग वीर पाम्पी को देखने और उनके दर्शनों के लिए इस तरह खड़े होते थे और उन्हीं की जय जयकार करते थे, और आज उसी के शत्रु के स्वागत में अपने पलक पावड़े बिछाए खड़े हो। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इस विजय से रोम का कोई लाभ नहीं होने वाला। जाओ यहाँ से और जाकर अपने घर में वीर पाम्पी की पराजय का शोक मनाओ। उनकी फटकार भरी वाणी सुनकर सब लोग वहां से तीतर बितर हो गए। रोम के कुछ प्रतिनिधि सीजर से मनी मन ईर्ष्या रखते थे, इसलिए वे सब उसका विरोध कर रहे थे। मार्लस ने देखा कि उनकी एक डांट पर सभी आसानी से चले गए। इसका मतलब यह है कि ये लोग मेरी बातों से प्रभावित हुए हैं। उनके मुंह से विरोध स्वरूप एक शब्द भी नहीं निकला। फिर फ्लोवियल ने मार्लस को सलाह दी, तुम उस रास्ते से राजधानी की तरफ जाओ और मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। हम दो अलग अलग मार्गों से जाएंगे और रास्ते में जो मूर्तियों की सजावट की गई है उन सबको तहस नहस करते चलेंगे, क्योंकि अगर जूलियस सीजर अपने स्वागत में इतनी सजावट को देखेगा तो उसका दिमाग फिर जाएगा और वह हमारा और भी अधिक अपमान करने लगेगा। फ्लोवियल की बात सुनकर मार्लस कहने लगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तुम्हें पता ही है कि आज लुपरकेलिया का त्योहार है, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। फ्लोवियल बोला, किसी भी प्रतिमा को रास्ते में न सजने दो, मैं इधर उधर की नजर दौड़ाऊंगा। अगर कहीं भीड़ को इकट्ठी देखा तो उसे भी तितर बितर कर दूंगा। और सुनो, अगर तुम भी कहीं लोगों को इस प्रकार खड़े देखो तो इसी तरह कहना, सीजर नाम की चिड़िया इन बढ़ते हुए सम्मान रूपी पंखों से मरहूम होकर साधारण ऊंचाई तक ही उड़ सकेगी, वरना वह इतना ऊंचा उड़ेगी कि इंसान की नजरों से ओझल हो जाएगी। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो सीजर इतना ज्यादा लोकप्रिय तथा प्रभावशाली हो जाएगा कि वह इंसान को इंसान नहीं समझेगा और हम सबको उससे भयभीत होकर ही अपना शेष जीवन गुजारना पड़ेगा।
तभी वहां सीजर की जय जयकार करता हुआ जुलूस आ पहुंचा। इस अवसर पर आयोजित होने वाली दौड़ में दौड़ने के लिए एंटोनियस खास तौर से सीजर के साथ कदम ताल करता हुआ चला आ रहा था। उसके अतिरिक्त सीजर के साथ उसकी पत्नी कलफुर्निया, सूरस की पत्नी पोर्शिया, सिसरो, डेसियस, ब्रूटस, कैसियस तथा कास्का भी चल रहे थे। इस विशाल जनसमूह में एक भविष्यवक्ता भी उसके साथ था। सीजर ने अपनी पत्नी कलफुर्निया को पहले ही हिदायत दे दी थी कि तुम उसी मार्ग पर खड़ी होना जिस पर से दौड़ता हुआ एंटोनियस गुजरेगा। उसने एंटोनियस को भी हिदायत दी थी कि वह दौड़ते हुए कलफुर्निया को छूना न भूले। इस संदर्भ में रोम के बुजुर्गों का मानना था कि आज के पवित्र दिन पर दौड़ने वाले के स्पर्श मात्र से ही बांझ स्त्री का बांझपन दूर हो जाता है। तभी भीड़ में चलते हुए उस भविष्यवक्ता ने उसे पुकारा। वह उसे किसी आने वाले खतरे से सतर्क करना चाहता था, इसलिए उसने जोर से आवाज लगाई, सीजर, सीजर। सीजर ने पीछे मुड़कर देखते हुए पूछा, अरे इतनी तेज आवाज में मुझे कौन पुकार रहा है? शांत हो जाओ, तभी कास्का ने भीड़ से कहा। भीड़ के शांत होने पर सीजर ने पूछा, इस भीड़ में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे पुकार रहा है तथा मुझसे बात करना चाहता है? तभी वह भविष्यवक्ता उसके सम्मुख आकर बोला, 15 फरवरी को तुम सावधान रहना सीजर। कौन हो तुम? सीजर उसकी बात पर चौंक सा पड़ा। तभी ब्रूटस ने बताया, सीजर यह एक भविष्यवक्ता है और 15 फरवरी को तुम्हें सावधान रहने को कह रहा है। सीजर ने कुछ देर तक उस भविष्यवक्ता का निरीक्षण किया, फिर बोला, मुझे तो यह कोई ढोंगी दिखलाई पड़ता है। मुझे इसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं। तत्पश्चात सीजर का जुलूस आगे बढ़ने लगा और ब्रूटस तथा कैसियस वहीं खड़े रह गए। कैसियस ने ब्रूटस से कहा, तुम यहाँ क्यों रुक गए? क्या तुम दौड़ का कार्यक्रम देखने नहीं जाओगे? मैं दौड़ देखने नहीं जाऊंगा, ब्रूटस ने कहा, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। कैसियस ने उससे अनुनय किया, तुम भी चलो ब्रूटस, मेरी खेलों में कोई रुचि नहीं है। मेरे अंदर वह स्फूर्ति भी नहीं है जो एंटोनियस में है। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध रोक नहीं रहा हूँ। तुम शौक से वहां जाकर खेल का मजा लूटो। विगत कई दिनों से कैसियस एक बात को महसूस कर रहा था कि ब्रूटस के मन में उसके लिए आत्मीयता में कमी आ गई है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि ब्रूटस के मन में एक द्वंद्व चल रहा था जिसके बारे में वह किसी को बताना नहीं चाहता था, और शायद वही वजह थी कि वह सबसे अलग थलग सा रहने लगा था। ब्रूटस का दौड़ देखने से इनकार करना ही कैसियस के लिए काफी था, इसलिए उसने सोचा कि ब्रूटस को जरा कुदेर कर देखना चाहिए। ब्रूटस, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में वह विनम्रता और प्यार की झलक दिखाई नहीं देती जो पहले देखने को मिला करती थी। अब तुम जिद्दी और अजनबी की भांति बर्ताव करने लगे हो। मेरे साथ भी तुम इसी तरह का बर्ताव करने लगे हो, जबकि मैं तुम्हारा सच्चा हमदर्द और मित्र भी हूँ। उसकी बात सुनकर ब्रूटस कहने लगा, कैसियस, मेरे मित्र, मुझे गलत मत समझो। यदि मेरे व्यवहार में बदलाव आया है तो इससे दुखी भी तो मैं ही होता हूँ, कोई दूसरा तो नहीं। कुछ दिनों से मैं वाकई परेशान सा हूँ, दो परस्पर विरोधी भावों की वजह से, और इन भावों का संबंध सिर्फ मुझसे ही है। इसलिए मेरे दोस्तों को मुझसे दुखी नहीं होना चाहिए। और कैसियस, तुम भी मेरे एक सच्चे दोस्त हो, इसलिए तुम मेरी स्थिति को भली भांति समझ सकते हो कि मेरे हृदय में जो अंतर्द्वंद मचा हुआ है उसी की वजह से मैं तुम लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा हूँ। कैसियस गंभीरता ओढ़ते हुए बोला, कोई भी आदमी अपना चेहरा खुद नहीं देख सकता, उसे देखने के लिए दूसरे का सहारा लेना ही पड़ता है। इसलिए तुम भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो। मैं तुम्हारी ताकत को ज्यों की त्यों तुमको दिखाऊंगा जो तुम्हारे भीतर मौजूद है, और तुम्हें उसका पता नहीं है। मगर मेरे मित्र, तुम यह सोचना छोड़ दो कि मैं एक खतरनाक इंसान हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम उस पर संदेह न करो। ब्रूटस को यह समझते देर नहीं लगी कि कैसियस उसकी भावनाओं को भड़काकर उसको संकट में फंसाना चाहता है। तभी भीड़ में शोर की आवाज सुनाई देने लगी। ब्रूटस ने कैसियस से कहा, लगता है जनता ने सीजर को अपना राजा मान लिया है। हालांकि मैं उससे बेहद प्रेम करता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि वह राजा बने। फिर उसने कैसियस से पूछा, आखिर बात क्या है? इतनी देर से तुमने मुझे यहाँ क्यों रोक रखा है? यदि तुम कुछ कहना ही चाहते हो तो साफ साफ कहने में इतनी देरी क्यों लगा रहे हो? कैसियस बड़ा धूर्त आदमी था। उसने कहा, मेरा मन तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए चिंतित हो रहा है। मैं किसी से डर कर या दब कर जीना नहीं चाहता। सीजर हम लोगों की भांति एक साधारण आदमी है। उसका पालन पोषण भी हमारी तरह ही हुआ है। जन्म के समय हम भी आबाद थे जैसे सीजर है। आज लोग उसे बहादुर समझते हैं, मगर वह उतना वीर नहीं जितना लोग उसे समझ रहे हैं। अरे वह तो एकदम डरपोक है। एक बार की बात है, जाड़े में बारिश के तूफानी दिन थे, जब टाइबर नदी में बाढ़ आई हुई थी तथा उसका पानी उसके किनारों से जोर जोर से टकरा रहा था। सीजर ने मुझसे कहा, कैसियस, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरे साथ इस तूफानी नदी में कूद सको तथा तैरकर सामने वाले किनारे पर पहुंच सको? उसका इतना कहना था कि मैं उसी वक्त पहने हुए कपड़ों समेत फौरन नदी में कूद पड़ा और सीजर से भी कूदने को कहा। सीजर ने भी नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव बहुत तेज था।
हम दोनों उसकी लहरों को पूरी ताकत लगाकर जैसे तैसे काट रहे थे। हम निरंतर पानी को धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे और सफलतापूर्वक उसका विरोध कर रहे थे। हमारे दिल स्पर्धा की भावना से भरे हुए थे। इसकी वजह थी कि हम दोनों एक दूसरे को हराना चाहते थे। किंतु इससे पहले कि हम दूसरे किनारे पर पहुंच पाते, सीजर चिल्ला उठा, कैसियस, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। उस दिन मैंने थके हुए सीजर को अपनी पीठ पर लाद कर इस तरह बचाया था, जिस प्रकार हमारे पूर्वज एनियस ने अपने बूढ़े पिता को अपने कंधों पर लाद कर ट्रॉय की लपटों से बाहर निकाला था। लेकिन आज सीजर रोम के लोगों की दृष्टि में एक देवता बन गया है। लोग उसकी पूजा करते हैं। मुझ जैसे वीर इंसान को उसके सामने झुकना पड़ता है और उसके इशारों पर नाचना पड़ता है। मैं तुम्हें उसकी कायरता का एक और वृतांत सुनाना चाहता हूँ। बहुत पहले की बात है, तब हम स्पेन में थे। एक बार सीजर को बहुत तेज बुखार आया। उसका शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह पानी भी बच्चे की तरह कराह कर मांगता था। इतना कमजोर आदमी रोम के लोगों के सामने महान विजेता होने का दावा कर रहा है, लोगों की वाहवाही का श्रेय लूट रहा है, और हम लोग उसके सेवक बने हुए हैं। अगर कोई हमसे कहे कि ये तो भाग्य की बात है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, ये हमारी कायरता है। मैं तुम्ही से पूछता हूँ ब्रूटस, तुम ही बताओ, उसमें और तुम में क्या फर्क है? मगर तुम तो अपने भीतर के व्यक्तित्व को बिल्कुल भूल गए हो। हम लोगों ने अपने पूर्वजों से ही सुना है। किसी समय यहाँ ब्रूटस नाम का एक बहादुर व्यक्ति था, जो रोम के किसी राजा के वजूद को शैतान के राज्य के समान मानता था। उसने आज तक किसी राजा को मंजूर नहीं किया। तुम भी तो उसी वंश से ताल्लुक रखते हो। ब्रूटस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कैसियस, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इस वक्त तुम मुझे भड़काने की चेष्टा मत करो। मैं सोच रहा हूँ कि आज जैसे हालात हैं, उनको सम्मुख रखते हुए रोम में रहने से बेहतर गांव में रहना अधिक मुनासिब होगा। कैसियस बोला, मुझे खुशी है कि मेरे शब्दों ने कम से कम ब्रूटस में यह भावना तो उत्पन्न कर दी। कैसियस मन ही मन बड़ा प्रसन्न था। वो ब्रूटस को भड़काने में कामयाब हो गया था। कैसियस और ब्रूटस को बातें करते हुए काफी समय गुजर चुका था। सीजर का जुलूस अब वापस चला आ रहा था। उसे देखते ही ब्रूटस कहने लगा, लगता है दौड़ का आयोजन खत्म हो गया है तथा सीजर वापस आ रहा है। कैसियस ने कहा, जब वह निकट आए तो तुम कास्का के चोगे की बाह पकड़कर खींच लेना। तब वह अपनी तीखी मुद्रा में तुम्हें सब कुछ बता देगा जो आज वहां हुआ होगा। चूंकि वे दोनों वहां नहीं जा सके थे, इसलिए कास्का से वहां का हाल चाल जानना चाहते थे। ब्रूटस ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तभी उनकी दृष्टि सीजर पर पड़ी। देखा, उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। उसकी पत्नी कैलिफोर्निया का कोमल मुख भी मुरझाया हुआ था। ब्रूटस स्थिति को भांपता हुआ कैसियस की तरफ देखते हुए बोला, देखो कैसियस, लगता है सीजर बहुत गुस्से में है और बाकी लोग भी खामोश दिखाई दे रहे हैं। सीजर की पत्नी का मुख देखो, उतरा हुआ सा लग रहा है। सिसरो भी मुझे काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है। मुझे तो उनकी स्थिति ऐसी लगती है जैसे कि राजधानी में सम्मेलन के समय कुछ सीनेटरों के जरिए लगातार सवाल पूछे जाने पर हो जाती है। कास्का हमें सारी बातें बता देगा, कैसियस कहने लगा। मार्ग में सीजर ने एंटोनियस से कहा, एंटोनियस, क्या आदेश है सीजर? एंटोनियस ने पूछा, मुझे मेरे आसपास मोटे और स्वस्थ व्यक्ति चाहिए, सीजर ने बताया, क्योंकि कैसियस जैसे पतले सूखे चेहरे वाले चिंतनशील व्यक्ति कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही ठीक है। ये किसी को अपने से बड़ा नहीं देख सकते। जिन लोगों का हंसने, बोलने, खेलने, कूदने अथवा संगीत आदि से कोई नाता नहीं होता, ऐसे लोग क्षण भर में ही अशांत हो जाते हैं। एंटोनियस बोला, सीजर, तुम्हें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एक श्रेष्ठ रोमन मैत्रीपूर्ण स्वभाव वाला हमदर्द व्यक्ति है। काश वह ज्यादा मोटा होता। सीजर एक लंबी सांस खींचते हुए बोला, किंतु मैं उससे डरता नहीं हूँ। मेरा नाम भी सीजर है। यदि सीजर कभी किसी से डरता तो सबसे पहले वह कैसियस से बचता। वह लोगों के चरित्र को बड़े गौर से देखता है और उनके काम के पीछे जुड़े उद्देश्यों को भी तुरंत भांप जाता है। उसमें तुम्हारी तरह खेलने का या संगीत सुनने का शौक भी नहीं। वह मुस्कुराता भी कम है। अगर कभी मुस्कुराता भी हो तो इस प्रकार जैसे वो अपनी आत्मा पर मुस्कुरा रहा हो। उसकी आत्मा इतनी कमजोर है कि मुस्कुराना भी नहीं जानता। इस प्रकार के लोग, जैसा कि कैसियस है, कभी भी अपनों से बड़ों को देखकर प्रसन्न नहीं होते, इसलिए वे बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं। मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनसे तुम्हें डरना चाहिए, न कि उन लोगों के विषय में जिनसे मैं डरता हूँ। मेरा नाम सीजर है और सीजर किसी से नहीं डरता। सीजर का जुलूस अब आगे की तरफ बढ़ चुका था। तभी ब्रूटस ने कास्का का वस्त्र खींचा। कास्का ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हें मुझसे कोई आवश्यक बात करनी है? ब्रूटस बोला, हाँ कास्का, हम यह पता करना चाहते हैं कि वहां ऐसी क्या बात हो गई जो सीजर इतने क्रोधित मूड में है। तुम तो उसके साथ है ना? कास्का ने कहा, यदि मैं उसके साथ होता तो फिर तुमसे क्यों पूछता? ब्रूटस अपनी बात कहकर मुस्कुराया। कास्का कुछ सोचते हुए कहने लगा, बात यह थी कि जब सीजर को राजमुकुट प्रस्तुत किया गया तो उसने अपने हाथ से मुकुट को एक तरफ हटा दिया और यहाँ वहां खड़े सभी व्यक्ति शोर मचाने लगे। कास्का ने ब्रूटस और कैसियस को बताया। एंटोनियस ने 3 बार सीजर को मुकुट पेश किया
लेकिन सीजर ने तीनों बार मुकुट पहनने से इनकार कर दिया। इस पर शहर की पूरी जनता तालियां बजाने लगी। लोगों के शोरगुल से सीजर का दम घुटने लगा और वह मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे तथा उसका गला रूंध सा गया था। ब्रूटस पहले से ही इस बात को जानता था कि उसे हिस्टीरिया की बीमारी है। वह कुछ सोचते हुए बोला, सीजर को तो 3 बार मुकुट पेश किया गया था और उसने तीनों बार मुकुट पहनने से इनकार कर दिया। कास्का ने कहा, हाँ, तीनों बार इनकार कर दिया, किंतु हर बार बड़ी विनम्रता के साथ। तभी उसकी बात बीच में काटते हुए कैसियस ने पूछा, मुकुट सीजर को पेश किसने किया था? एंटोनियस ने। कास्का शीघ्रता से बोला, मेरे मित्र कास्का, एक बात और बताओ कि मुकुट सीजर को कैसे पेश किया गया? उत्सुकता वक्त ब्रूटस ने पूछा। कास्का कुछ सोचते हुए बोला, यह बात बताना तो उतना ही मुश्किल है जितना फांसी पर चढ़ जाना। ये केवल बेवकूफी ही थी। मैंने इसे देखा तक नहीं। मैंने तो सिर्फ एंटोनियस को मुकुट पेश करते देखा था। जो वस्तु उसे पेश की गई थी वह कोई मुकुट नहीं था, वो तो एक फूलों का मुकुट था। मैंने तुम्हें भी बताया था कि सीजर ने मुकुट पहनने से इनकार कर दिया था। उसके दिखावटी इनकार के पीछे कुछ ऐसे भाव थे जिनसे प्रकट होता था कि सीजर उसे खुशी के साथ स्वीकार कर सकता था। फिर एंटोनियस ने उसे पुष्प मुकुट दोबारा प्रस्तुत किया। सीजर ने फिर से इनकार कर दिया, किंतु जहां तक मैं सोचता हूँ, सीजर ने उस मुकुट पर से बड़ी अनिच्छा के साथ अपनी उंगलियां हटाई थीं। फिर एंटोनियस ने तीसरी बार मुकुट पेश किया। सीजर ने तीसरी बार भी इनकार कर दिया। इस बार जैसे ही उसने इनकार किया, लोगों ने फौरन वहां शोर मचाना शुरू कर दिया तथा अपने गंदे हाथों से पसीने से गंदी हुई टोपियां जिनमें बदबू आ रही थीं, हवा में उछालनी आरंभ कर दी और अपने मुंह से गंदी बदबू बाहर निकाली। उस बदबू से सीजर का दम घुटने लगा और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने तो हंसने की भी हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि ऐसा करने के लिए मुंह खोलना पड़ता और इस तरह वह गंदी वायु मेरे मुख में समा जाती। कैसियस ने कास्का से विनती की, कास्का, कृपया तुम शीघ्रता से न बोलो तथा मुझे बताओ, क्या सीजर वहां वाकई बेहोश हो गया था? कास्का बोला, हाँ बिल्कुल, हाँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। वह वहीं गिर पड़ा। उसके मुख से झाग निकल रहे थे। वह कुछ भी बोलने में समर्थ था। समूचा वृतांत सुनने के बाद कैसियस ने ब्रूटस से कहा, बेहोश होकर गिरने से पहले जब सीजर ने देखा कि राज मुकुट स्वीकार न करने पर जनता उससे प्रसन्न है, तो वह अपना अंगरखा उतार कर बोला, यदि प्रजा चाहती है तो मेरा गला काट सकती है। हाँ, एक बात और, उनकी मूर्तियों की सजावट उतार फेंकने के अपराध में उसने मार्लस और फेवोलियस को नौकरी से हटा दिया है। कैसियस ने फिर पूछा, क्या सिसरो ने भी कुछ बताया था? कास्का जल्दी से बोला, उसने ग्रीक भाषा में कुछ कहा था। उसने क्या कहा था, जल्दी से बताओ। कैसियस ने अधीरता से पूछा। कास्का गंभीरता पूर्वक कहने लगा, देखो, यदि मैं तुमसे कहूं कि उसने वैसा ही कहा तो यह झूठ होगा। सत्य बात तो यह है कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया जो उसने कहा था, क्योंकि मैं ग्रीक भाषा के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। अब आप लोग मुझे जाने की अनुमति दें। एक बात और कास्का, कैसियस ने उसे रोकते हुए कहा, क्या तुम आज रात का खाना मेरे साथ खा सकते हो? नहीं, मुझे कहीं और भोजन पर जाना है, कास्का बोला। तो फिर ठीक है, तुम कल रात का भोजन मेरे साथ करोगे, कैसियस ने शीघ्रता से कहा। कास्का मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, यदि मैं जिंदा रहा और आपका निश्चय नहीं बदला तो। फिर ठीक है, मैं कल रात के खाने पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे पूरी आशा है कि तुम वहां अवश्य आओगे, कैसियस ने कहा। ठीक है, मैं कल रात के भोजन पर अवश्य आऊंगा। यह कहकर कास्का वहां से तेज तेज कदमों से निकल गया। उसके जाने के पश्चात ब्रूटस ने भी जाने की आज्ञा मांगी और कहा, अब मैं भी चलता हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं कल तुम्हारे पास बात करने आ सकता हूँ। यदि तुम चाहो तो मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारा अपने घर पर इंतजार करूंगा। उसकी बात सुनकर कैसियस बोला, मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब तक तुम रोम के वर्तमान हालात पर मनन करना। ब्रूटस के जाने के पश्चात कैसियस न जाने क्या सोचता रहा। उसने कास्का को कल रात के डिनर पर इसलिए आमंत्रित किया था कि वह उससे मिलकर अपना स्वार्थ साधना चाहता था। फिर वह ब्रूटस के विषय में सोचने लगा। ब्रूटस सीधा साधा व्यक्ति है, वह उसके झांसे में आसानी से आ सकता है, लेकिन उसके सामने परेशान करने वाली बात यह थी कि वह सीजर का वफादार सेवक था और कैसियस से नफरत करता था। किंतु उसने पूरी योजना बना ली थी कि किस प्रकार वह उसे सीजर के विरुद्ध भड़काएगा। फिर वह सीजर के विषय में सोचने लगा। सीजर मेरे लिए मेरे मन में दुर्भावना रखता है, लेकिन वह ब्रूटस से प्यार करता है। यदि मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस कैसियस होता तो मैं कभी भी उसके बहकावे में नहीं आता। आज रात को मैं उसकी खिड़की के भीतर अनेक प्रकार के हस्तलेखों में लिखे खत फेंकूंगा, जिससे उससे लगे कि वे पत्र जनता के पास से आए हैं। इससे ब्रूटस को इस बात का विश्वास हो जाएगा कि रोम के लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं। इसके साथ ही वह पत्र सीजर की महत्वाकांक्षा की ओर इशारा भी करेंगे। इसके बाद सीजर चाहे कितनी ही सावधानी के साथ गद्दी पर बैठे, उसका पतन निश्चित है। दूसरे दिन कास्का रात्रि भोज पर कैसियस के घर पहुंचा। उस रात काफी जोर से तूफान आ रहा था। तेज हवाएं चल रही थीं, मगर कास्का वहां पहुंच गया।
उसकी आहट पाकर कैसियस चौंक कर कहने लगा, कौन है वहां? एक रोमन, कास्का ने जवाब दिया। ओह कास्का, आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कैसियस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर ही पहचान गया। तुम्हारी श्रवण शक्ति काफी तेज है। कास्का उसके समीप आते हुए बोला, बाहर देखो, कैसा तूफानी मौसम है। कैसियस के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट फैल गई। वह बोला, मेरे ख्याल से यह रात सच्चे लोगों के लिए बड़ी सुख देने वाली है। मैंने कभी आसमान को इतना क्रोधित होते नहीं देखा। कास्का ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम कहती हो कि तुमने आसमान को इतने भयंकर रूप में नहीं देखा, लेकिन मैं कहता हूं कि उन लोगों ने अवश्य देखा होगा जो जानते हैं कि संसार बुराइयों से भरा है। जहां तक मेरा प्रश्न है, तो मैं ऐसी रातों में कई बार सड़कों पर घूमा हूं। मैं गरजते हुए आकाश के नीचे अपनी छाती खोलकर खड़ा हो जाता हूं। कैसियस ने दृढ़तापूर्वक बताया। कास्का आश्चर्यचकित होकर बोला, लेकिन तुम क्यों आकाश के क्रोध को अपने सिर पर लेना चाहते हो? कैसियस मुस्कुराया। कास्का, तुम अपनी अक्ल का जरा भी इस्तेमाल करना नहीं जानते। तुम में सजीवता ही काफी कम है, जो एक रोमन में होनी चाहिए। यदि तुम में ये गुण है, तो तुम उनका इस्तेमाल नहीं करते। तुम जरा सी बादलों की गरज की वजह से भयभीत हो रहे हो। अब तुम ध्यान से सोचो कि ये अग्नि क्यों जलती है, और ये भयंकर भूत प्रेत क्यों घूमते हैं, क्यों बूढ़े मूर्खों की मानिंद व्यवहार करते हैं, तथा बच्चे क्यों बुद्धिमानों की तरह बात करते हैं। जब तुम इन बातों को सोचोगे तो तुम इस फैसले पर पहुंचोगे कि देवताओं की प्रेरणा के कारण ही ये बातें हो रही हैं, जिससे लोग डरें और यह बात जान लें कि संसार की स्थिति बड़ी भयानक होने वाली है। फिर वह गंभीरतापूर्वक स्वर में बोला, काश मैं तुम्हें उस भयानक व्यक्ति के बारे में बता पाता जो इस भयानक रात की तरह चमकता है, दहाड़ता है, और वह आदमी न तो तुमसे ज्यादा ताकतवर है और न ही मुझसे, किंतु वह प्रकृति की इन भयंकरताओं की तरह शक्तिशाली बन गया है, भयानक बन गया है। कास्का भयभीत स्वर में बोला, क्या तुम्हारा इशारा सीजर की तरफ है कैसियस? इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वह कौन है, कैसियस ने कहा, क्योंकि हम रोमन भी अपने पूर्वजों की भांति बहादुर हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे भीतर पूर्वजों जैसी आत्माएं नहीं हैं। हम जिन गुलामी की जंजीरों से बंधे हुए हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम में स्त्रीत्व भी ज्यादा है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, कास्का शीघ्रता से बोला। सभी लोग कहते हैं कि कल सीनेटर के लोग सीजर को राजा बनाने जा रहे हैं। फिर वह राजमुकुट पहनकर जल व थल सभी स्थलों पर भ्रमण करेगा। लेकिन इससे पूर्व मैं आत्महत्या करके अपने आप को गुलामी से आजाद कर लूंगा, कैसियस ने दृढ़ स्वर में कहा। कोई भी चीज बलवान आत्मा को शरीर त्यागने से नहीं रोक सकती, क्योंकि जब आत्मा इन लौकिक बंधनों से उब जाती है तो वह स्वयं को आजाद कर सकती है, और सारी दुनिया को यह बात जान लेनी चाहिए। कास्का उसकी बात सुनकर लंबी सांस खींचते हुए बोला, मैं भी ऐसा ही करने की हिम्मत रखता हूँ, और इसी प्रकार प्रत्येक गुलाम में यह साहस है कि वह खुद को गुलामी से मुक्त कर ले। अगर ऐसी बात है तो सीजर दुष्ट शासक क्यों है? कैसे उसने कास्का के आगे जाल फेंकना चाहा। वह बोला, मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि सीजर कभी भेड़िया नहीं बनता। यदि वह न देखता कि रोम के लोग सिर्फ भेड़ हैं, मुझे यह भी मालूम है कि तुम इन बातों को सीजर को बता दोगे, लेकिन मैं संकटों से नहीं घबराता। क्या तुम मुझे विश्वासघाती समझते हो? तुम कास्का से वार्तालाप कर रहे हो, जो सभी राजाओं को सरलता से हजम कर जाता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से मैं तुम्हारा साथी हूँ, कास्का ने विश्वास दिलाते हुए कहा। तुम मेरे साथ मिलकर इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी इस लड़ाई में सबसे आगे दिखूंगा। तो फिर हमारा यह समझौता पक्का हुआ, कैसियस धूर्त मुस्कुराहट के साथ बोला। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने अनेक श्रेष्ठ रोमनों को अपने गुट में मिला लिया है। वे लोग इस कार्य में मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, जिसका अंजाम सम्मान के बदले मृत्यु भी हो सकता है। इस प्रकार धूर्त कैसियस ने सीजर के उस वफादार को भी उसके खिलाफ भड़का दिया। इसी प्रकार उसने उसके कुछ वफादार को भी अपनी ओर कर लिया, यहाँ तक कि ब्रूटस को भी उसने भड़काना शुरू कर दिया। कैसियस तथा कास्का भी बातें कर ही रहे थे कि किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कास्का इस आहट को सुनकर सतर्क हो गया। तभी कैसियस बोला, अरे यह तो सिन्ना है, मैं उसके पांवों की आहट भली भांति पहचानता हूँ, वह भी हमारा ही मित्र है। तभी सिन्ना ने वहां प्रवेश किया। तुम इतनी तेजी से कहाँ से आ रहे हो सिन्ना? कैसियस ने पूछा। मैं आप ही के पास आ रहा था, सिन्हा ने बताया। यह आदमी कौन है? मैंने इससे पहले तो कभी नहीं देखा। यह कास्का है, कैसियस ने कहा। आज से हमारे कार्य में यह भी बराबर का भागीदार रहेगा। यह तो बड़ी अच्छी बात है, सिन्हा ने प्रसन्नतापूर्वक बोला। काश तुम ब्रूटस को भी हमारी मंडली में सम्मिलित कर पाते। कैसियस बोला, जरा धैर्य रखो सिन्हा, यह पर्चा लो और इससे प्रेयर की कुर्सी में रख देना, जहां ब्रूटस इसे सरलता से उठा सके। दूसरा पर्चा खिड़की में फेंक देना, तथा तीसरा पर्चा बूढ़े ब्रूटस की प्रतिमा पर चिपका देना। जब तुम यह काम निपटा लो तो पाम्पी के थिएटर पर आ जाना, वहीं हम लोगों की मुलाकात होगी। ठीक है, जैसा आपने कहा है, मैं इन पर्चों को वैसे ही वहां डाल दूंगा। इतना कहकर सिन्हा वहां से चला गया। फिर कैसियस बोला, कास्का तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि हमें सुबह होने से पहले ब्रूटस के घर भी जाना है।
तुम नहीं जानते, ब्रूटस 3/4 हमारी तरफ झुका हुआ है। जब हम उससे मिलेंगे तो वह पूरी तरह हमारे साथ शामिल हो जाएगा। कैसियस की बात सुनकर कास्का बोला, लोग उसे पसंद करते हैं। यदि वह हमारे साथ मिल जाए तो हमारा अपराध भी लोगों को महान कार्य दिखाई देगा। तुम सही कहते हो कास्का। कैसियस लंबी सांस लेकर बोला, तुमने ब्रूटस को उसकी काबिलियत को और उसकी जरूरत को अच्छी तरह से समझा है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि आधी रात से अधिक का समय हो गया है और हमें सवेरा होने से पहले ही जागना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी योजना के तहत उसे अपने साथ शामिल करना है। उधर ब्रूटस ने अपने सेवक को बुलाया और कहा, लूसियस, देखो मेरे कक्ष में अंधेरा है, जाकर मोमबत्ती जला दो। जी बहुत अच्छा। यह कहकर लूसियस चला गया। थोड़ी देर पश्चात उसने आकर जानकारी दी, मैंने कमरे में मोमबत्ती जला दी है और कमरे की खिड़की में यह पत्र मिला, लेकिन जब मैं सोने गया था तो उस वक्त पत्र वहां नहीं था। मैं विश्वास से कह सकता हूँ। लूसियस की बात पर ब्रूटस ने ध्यान नहीं दिया और बोला, तुम फिर से जाकर सो जाओ, अभी सुबह होने में काफी देर है। और हाँ, कल कौन सा दिन है, क्या तुम्हें मालूम है? मुझे नहीं पता, लूसियस ने कहा। जाओ जाकर कैलेंडर में देखो, ब्रूटस ने हुक्म दिया। उसके जाने के पश्चात ब्रूटस ने पत्र को खोला जो लूसियस ने उसे दिया था। पत्र में लिखा था, आदरणीय ब्रूटस, तुम कहाँ सोए हुए हो? जागो, स्वयं को पहचानो और रोम के लिए अपना मुख खोलो, प्रहार करो। जो बातें गलत हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करो, बुराइयों को दूर करो। खत पढ़ने के बाद ब्रूटस सोचने लगा, इसे भड़काने वाले पत्र अक्सर उन जगहों पर डाले गए हैं जहां से वे मुझे आसानी से मिल जाएं। क्या रोम के लोग एक व्यक्ति की वजह से भयभीत हैं? क्या रोम, मेरा देश, मेरी आंखों के सामने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों ने तो टार्क्विनियस सुपरबस जैसे दंभी को रोम से बाहर निकाल फेंका था, और वह भी उस वक्त जब वहां का राजा कहलाता था। ब्रूटस के मस्तिष्क में बार बार पत्र में लिखी हुई इबारतें घूम रही थीं। उसके मस्तिष्क में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। अपना मुख खोलो, प्रहार करो, बुराइयों को दूर करो। क्या लोग मुझसे विनती कर रहे हैं? वह मन ही मन बड़बड़ाया, ओ रोम के नगरवासियों, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपना मुख खोलूंगा, प्रहार करूंगा और सारी बुराइयों को जड़ से मिटा दूंगा। यही तुम्हारी प्रार्थना है। यदि यह विनती सीजर की मौत से दूर की जा सकती है। तभी वहां लूसियस आ गया और यह सूचना देकर चला गया कि आज 15 मार्च है। उसके जाने के पश्चात ब्रूटस सोचने लगा कि जिस समय कैसियस ने मुझे सीजर के विरुद्ध भड़काया था, तब से मेरी आंखों से नींद उड़ गई है। किसी भयानक कार्य को करने की प्रथम इच्छा से बीच का वक्त एक भयंकर स्वप्न के सदृश होता है। इसके पश्चात मनुष्य के रक्षक देवता और मनुष्यों की स्वयं की भावनाओं के बीच एक संघर्ष छिड़ा रहता है। उस समय मनुष्य की हालत क्रांति से पीड़ित एक राज सरीखी होती है। तभी लूसियस फिर वहां पहुंचा। उसने बताया, हुजूर, द्वार पर आपके बहनोई कैसियस आए हैं। वे आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। क्या वो अकेले ही आए हैं? ब्रूटस ने जानना चाहा। जी नहीं, वह बोला, उसके साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी हैं। ब्रूटस उत्सुकता से बोला, क्या तुम उन्हें जानते हो? जी नहीं हुजूर, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। उनके चेहरे ढके हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें अच्छी प्रकार पहचान नहीं सका, लूसियस ने कहा। उन्हें सादर भीतर ले आओ, ब्रूटस ने आज्ञा दी। अगले दिन सीजर विधिवत रोम की गद्दी पर आसीन होने वाला था। उससे एक रात पहले कैसियस अपने साथियों के साथ ब्रूटस के घर आ पहुंचा तथा वे ब्रूटस को भी अपने साथ मिलाकर सीजर तथा एंटोनियस की हत्या की साजिश रचने वाले थे। इसलिए वे रात में ब्रूटस के घर पहुंचे। कैसियस के साथ कास्का, डेशस, सिन्ना, मैटिलस, सिम्बर और ट्रिबीनियस भी थे। कैसियस ने ब्रूटस को देखते ही कहा, शायद हम सब लोगों ने यहाँ आकर तुम्हारे विश्राम में खलल डाल दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं लगभग 1 घंटे से जाग रहा हूँ। आज न जाने मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। ब्रूटस ने कहा, ये लोग कौन हैं जो तुम्हारे साथ हैं? ब्रूटस हैरानी से उन लोगों को देखने लगा जिन्होंने